नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर। लेखपाल भर्ती 2020 के लिए ग्रामीण प्रवेश के कोर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो क्लास रहेगा क्लास नंबर 2 रहेगा। कुल मिलाकर के आप लोगों को मैं केवल 20 क्लासेस कराऊंगा और 20 क्लासेस में पूरा का पूरा जो ग्रामीण प्रवेश के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। अगर आप इतने ही क्वेश्चन को कवर करके चले जाते हैं तो यकीन मानिए कि ग्रामीण प्रवेश के सेक्शन में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो चलिए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और कल मैंने आप लोगों को क्लास कराई थी जिसमें मैंने 2015 में जो लेखपाल का पेपर हुआ था उसमें किस तरीके ग्रामीण प्रवेश के क्वेश्चन आए थे वो मैंने कराया था। तो चलिए आज हम लोग क्लास नंबर 2 को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को यह बात मालूम होनी चाहिए कि आखिरकार जो चकबंदी विभाग है उसका कार्य क्या होता है। ठीक है, देखिए इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, किसानों की बिखरी जोतों को इकट्ठा करना। मतलब क्या होता है कि बहुत सारे किसान होते हैं, किसी किसी के क्या होते हैं, खेत अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो उनकी जो खेत होते हैं उनके खेत को मतलब एक ही जगह पर इकट्ठा करना। तो इसको क्या होता है, बिखरी हुई जोत को इकट्ठा करना, ये कार्य होता है चकबंदी विभाग का। अब यहां पे प्रश्न ये भी बनता है कि चकबंदी विभाग का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है। तो चकबंदी आयुक्त ही चकबंदी विभाग का प्रमुख होता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है आप लोगों का कि जिला स्तर पर सर्वोच्च चकबंदी अधिकारी कौन होता है। तो ये होता है जिला उप संचालक चकबंदी अधिकारी। ठीक है, देखिए ये आप लोगों को इसलिए याद होने चाहिए क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है कि चकबंदी लेखपाल, मतलब लेखपाल में राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, तो ये मतलब खेती बाड़ी से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, तो उनके कार्यालय संबंधित सारी की सारी चीजें ही आप लोगों को पढ़नी है। तो ग्रामीण प्रवेश के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। जैसे अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है, जबकि राजस्व लेखपाल किसके अधीन होता है। तो राजस्व लेखपाल जो होता है वो डीएम के अधीन होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीन होता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि लिखा हुआ है कि चकबंदी का वास्तविक कार्य कौन करता है। तो चकबंदी लेखपाल ही करता है। नेक्स्ट है कि चकबंदी प्रक्रिया राज्य सरकार की होती है, एक कल्याणकारी योजना होती है ये। ठीक, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम कब बना। स्टार बना लो, ये एक बार पूछा भी गया है, ठीक है, किसी परीक्षा में। तो ये बना था 1953 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में किसके संबंध में उल्लेख है। तो ये जो है लेखपाल के संबंध में उल्लेख है। ठीक है, तो याद रखें इस चीज को। नेक्स्ट है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिखा हुआ है कि लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम की धारा में है। तो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में जो है वो लेखपाल का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, लेखपाल अपने हलके में कार्य करता है, उसका ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है। देखिए उसका जो ट्रांसफर परगना अधिकारी या फिर जिसे कहते हैं हम लोग सहायक कलेक्टर। ठीक है, ये हलके का मतलब जो होता है कि जहां पे जिस इलाके में जो लेखपाल है वो कार्य कर रहा है, तो ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हलके बोलते हैं। नेक्स्ट है आप लोग के लिए प्रश्न कि लेखपाल के कार्यों का विवरण किसमें वर्णित है। तो देखो इसका जो विवरण है वो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में इसका वर्णन मिलता है या विवरित है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी थी। तो ये बनी थी 2006 में। नेक्स्ट, लेखपाल अपने हलके के गांव का प्रत्येक वर्ष खेत पर आकर निरीक्षण करता है। इस निरीक्षण को क्या कहते हैं। इस निरीक्षण को पड़ताल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लेखपाल होता है समय समय पर मतलब जाता रहता है गांव में और देखता रहता है कि आखिरकार कि जो खेत है उनमें कौन कौन सी फसल वगैरह उपज रही है। ठीक है, तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड भी लेखपाल ही करता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिखा हुआ है कि खसरा क्या होता है। देखिए खसरा जो है वो एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी गांव के जमीन के टुकड़े और उस पर उगाई गई फसल का विवरण लिखा होता है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया जो पड़ताल होता है, तो पड़ताल में क्या होता है वो यही कार्य करता है। ठीक है, खसरे को कंप्लीट करता है। इसमें क्या होता है, ये कानूनी दस्तावेज मतलब एक कागज होता है जिसमें लेखपाल गांव में जाता है और देखता है कि आखिरकार जो खेत हैं उनमें कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें खसरा के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है आपके लिए प्रश्न कि लेखपाल द्वारा खसरे में कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए आवश्यक तथ्यों पर उल्लेख किया जाता है। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग।
यही होता है कि मतलब जो खतौनी होता है, जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े वगैरह भरने होते हैं इसमें, तो ये सारे के सारे होते हैं। नेक्स्ट है कि खसरे में कुल कितने खाने होते हैं। तो खसरे में कुल मिलाकर के 22 खाने होते हैं। खाने का मतलब 22 कॉलम्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से याद रख लो। और खतौनी में कितने होते हैं? खतौनी में 13 खाने होते हैं। नेक्स्ट है कि पटवारी शब्द का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? ये स्टार बना लो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये वाला जीएस में ही पूछा जाता है। तो ये किसने किया था? शेर शाह सूरी ने किया था। अगला है आप लोगों के लिए प्रश्न की किसके समय में पटवारी का नाम बदल करके लेखपाल कर दिया गया था। तो चौधरी चरण सिंह की जब सरकार आई थी तो उस समय जो पटवारी थे उनका नाम बदल करके लेखपाल कर दिया। अगर आप अभी भी देखोगे तो राजस्थान वगैरह में जो वैकेंसी निकलती है लेखपाल की, तो वो वहां पे लेखपाल नहीं बोलते, वहां पर पटवारी बोलते हैं। तो इसको पहले पटवारी बोला जाता था अपने आप ही। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है। तो वार्षिक रजिस्टर को खतौनी के नाम से जाना जाता है, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। खतौनी क्या होता है और खसरा क्या होता है, ये आप लोगों को आई थिंक याद हो गया होगा। ये एक बार पूछा भी गया प्रश्न है, शायद किसी पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो देखो ये अक्सर का पूछा जरीब क्या होता है। देखो जरीब क्या होता है, पहले इसको आप लोग जान लीजिएगा। ये क्या होता है, ये भूमि को मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें छल्ले होते हैं, ठीक है। अब ये देख रहे हो आप लोग, ये छल्ले वगैरह, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये एक तरीके से कड़ी होती है और जिसमें छल्ले पड़े होते हैं। छल्लों की वजह से क्या होता है कि जो जरीब की कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने के अलावा क्या होता है, जरीब की लंबाई को घटाने या बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो जरीब अगर पूछे कि जरीब क्या होता है तो आप क्या बताओगे? जरीब एक तरीके से चेन टाइप की होती है, तो जिसमें देख रहे हो आप ये हैंडल भी लगे हुए हैं, ठीक है। इधर हैंडल लगा है, इधर हैंडल लगा है। तो इससे क्या होता है कि मेजरमेंट करने के काम आता है, सिंपली आप ये जान लो। और इसमें क्या होता है, लोहे के छल्ले लगे होते हैं, तो इसकी जिससे क्या होता है, मतलब ये कड़ी आपस में जुड़ी रहती है। तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि गट्ठा से तात्पर्य क्या होता है। देखिए जरीब में इसके कुल नाप के 10वें अंश के बराबर की नाप का एक गट्ठा भी लगा होता है, जो छोटी लंबाई नापने के काम आता है, ठीक है। तो गट्ठे का काम ये होता है। नेक्स्ट एक गट्ठा किसका बना होता है। तो गट्ठा जो होता है वो बांस का बना होता है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भूमापन के लिए जरीब एक उपयुक्त यंत्र होने के कारण इसका दीर्घकाल से ही प्रयोग होता चला आ रहा है। जरीब कई प्रकार की होती है, लेकिन इनमें से शाहजहानी जरीब तथा गंटरी जरीब का प्रचलन सबसे अधिक रहा है, ठीक है। तो सिंपली शब्दों में अगर कहें तो आपको यही याद रखना है कि दो तरीके की जरीब भी हैं, एक है शाहजहानी जरीब और दूसरी है गंटरी जरीब, ठीक है। तो जरीब की ये प्रकार भी हो गए। अगर कभी पूछ लिया जाए कि जरीब का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, आपको दे दिया अजीब अजीब से नाम, ठीक है। तो आप लोग ये दो नाम याद रखने, पहला शाहजहानी और दूसरा गंटरी जरीब। नेक्स्ट है कि शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है। तो 165 फीट की होती है ये, ठीक है। और इस बात को भी याद रख लीजिए आप लोग कि 165 फीट लंबी शाहजहानी जरीब में 9.9 इंच लंबी कुल 200 कड़ियां होती हैं। इसके द्वारा किया गया भूमि माप थाक वास्ट सर्वेक्षण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वाली चीज भी याद रखोगे, यहाँ पे जो ये दिया हुआ पॉइंट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शाहजहानी जरीब को जब भूमि नाप करते हैं तो इसे और किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, थाक वास्ट सर्वेक्षण के नाम से भी जानते हैं। या फिर ऐसे ही दे दिया आप लोगों को कि शाहजहानी जरीब में कुल मिलाकर कितनी कड़ियां होती हैं, तो आप क्या करोगे, तो कुल मिलाकर के 200 कड़ियां होती हैं इसमें, ठीक है। और इंच में अगर पूछ लिया जाए तो 9.9। उसी प्रकार से गंटरी जरीब जो होती है तो इसमें क्या होता है, ये 132 फीट की होती है। यहाँ भी वैसी चीज याद रखनी है आप लोगों को कि देखो गंटरी जरीब का जो आविष्कार है वो ब्रिटिश काल में एक अधिकारी थे जिनका नाम था गंटर था, ठीक है, उन्होंने किया था। और इसलिए इसका जो नाम है वो गंटरी जरीब रखा गया। और 132 फीट की ये जरीब होती है। और अगर इंच में बात करें तो 7.92 कुल इसकी इंच होती है। अब एक बात फायदा होगी आप लोगों को, चाहे शाहजहानी जरीब हो चाहे ये वाली जरीब हो, ठीक है। तो दोनों में कुल मिलाकर कड़ियां जो होती हैं वो 200 ही होती हैं। नेक्स्ट है कि गंटरी जरीब द्वारा किया गया भूमापन क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है आप लोगों का कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण कहलाता है, ठीक है। तो ये दो चीज जो नाम है ये जरूर आप याद रखेंगे, एक थाकवस्ट वाला और ये एक इसको जो सर्वेक्षण बोलते हैं ये वाला, ठीक है।
और सबसे महत्वपूर्ण ये है, इसमें से तो हर बार एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। और जो पिछली वाला जो लेखपाल का पेपर था 2015 का राजस्व लेखपाल का, उसमें भी मैंने बताया, मतलब ये क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आया था, शायद बीघा से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था। तो ये तो आप जो टेबल में करा रहा हूं ये आप एकदम रट लो, और इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां पर जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा एक किताब भी डली हुई है ग्रामीण प्रवेश की, तो उसे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाइएगा और वहां से जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उस किताब को भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो कुछ पैमाने हैं जिनको याद रख लो, अभी से रटना चालू कर दो उसको, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से एक सवाल 100% आता ही आता है। देखो एक लाठा कितने का बराबर होता है, ये 99 इंच का होता है। अगर कभी कोई फिट में पूछ लिया जाए तो 8 फीट 3 इंच का होता है। और 20 उनवासी कितने का बराबर होता है, एक कचवासी के बराबर होता है। देखो ये शब्द हैं, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। तो 20 कचवासी जो है वो कितने का बराबर होता है, एक बिस्वा या फिर एक वर्ग लाठा। ये जितनी भी मेजरमेंट यूनिट्स हैं इनके हिसाब की, ठीक है। तो इसलिए ये अजीब से लग रहे हैं। अब देखो 20 बिस्वा या फिर 20 वर्ग लाठा किसके बराबर होता है, एक बिस्वा के बराबर होता है। अगला है कि 20 बिस्वा कितने के बराबर होता है, एक बीघा या फिर 30-25 वर्ग गज के बराबर होता है। एक गज इलाही जो होती है वो 33 इंच के बराबर होती है, या फिर अगर हम कहें कि 66 गज इलाही कितने के बराबर होती है, तो ये 55 गज इलाही के बराबर होती है। अब एक बीघा कितने के बराबर होता है, ये 55 गुणा 55 वर्ग गज के बराबर होता है। नेक्स्ट 8 बीघा बना करके 5 एकड़ बनता है, ठीक है। कहते हैं ना 5 एकड़ जमीन है, उसका मतलब क्या होता है 8 बीघा जमीन है, ठीक है। अगर ये वर्ग गज में पूछा जाए तो कितना होगा, वर्ग गज में अगर हम बात करें तो वर्ग गज में कुल मिलाकर के होता है 24,200 वर्ग गज, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मेजरमेंट यूनिट्स हैं इसको आप लोगों को याद करना है बहुत अच्छी तरीके से। तो ये हमारी क्लास नंबर 2 थी, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। इसी तरीके से जितने भी क्लासेस हैं वो मैं लेकर के आऊंगा डेली, ठीक है। डेली आप लोगों को 5 बजे के टाइम वीडियो मिल जाया करेगी। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करो, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो ताकि जितनी पीडीएफ है, ठीक है, स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिलता रहे। तो अभी तो बस शुरुआत है, अभी देखोगे आप लोग की बहुत सारी हम लोग क्लासें जो है ग्रामीण प्रवेश पर भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा अगर कुछ भी पूछना है आप लोगों को। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।